सत श्री अकाल आप सभी का एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मेरे। और इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जनरली बात कर रहे हैं कि अब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने इंडस्ट्रीज़ के स्टेगनेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लो रेट से थी या नो रेट से थी। समझ में आ रही है? यानी कि कछुए की चाल की तरह ग्रोथ हो रही थी, और उसके स्टेगनेशन के रीजंस भी हमने वहाँ पढ़ लिए थे। अब हम ये समझना चाहते हैं कि 1950 से 1990s के एरा, ये जो 40 साल 4 डिकेड्स की कहानी है, इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या किया गया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया। तो हमने इस केस में 3 टाइप की शेड्यूल बना दिए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व कर दिया। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं शुरुआत से थोड़ा बता दूँ कि हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ये समझने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा मोर स्टेबल आज के समय में इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे रही है। ये वाली बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। हमने ये भी पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की आज़ादी के दौरान कि हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो लिमिट थी, जो साइज़ ऑफ मार्केट था, वो बहुत ही छोटा था। कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज़ उस समय बहुत डेवलप्ड थी इंडिया के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और 2 ही वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म थी, एक जमशेदपुर में और एक कोलकाता में। अगर एक जमशेदपुर में थी और दूसरी कोलकाता में। तो हमें इंडस्ट्रीज़ का बेस बहुत तेज़ी से बढ़ाना था। ठीक है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एक सवाल खड़ा होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम 1950 से 1990 के समय, ये जो 40 साल 4 डिकेड्स जो हमारे हाथों में अपनी भाग्य लिखना था, अपनी डेस्टिनी अपने हाथों में थी, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गया? क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर, देखो 2 ही सेक्टर हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर आती है आगे या पब्लिक सेक्टर आती। जब कोई आगे नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट को तो आगे आना ही था, इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा। उसका सबसे पहला रीज़न था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट कंपनीज थी वहाँ पे कैपिटल की कमी थी। ठीक है। यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे या वेंचर्स थे, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय केवल और केवल टाटा और बिरला ही थे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते थे। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। सेकंड था लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर इतना इंसेंटिव ले भी नहीं रहा था। द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोडक्ट इवन इफ दे कैपिटल टू डू सो। यानी कि कैपिटल, अगर मानो प्राइवेट सेक्टर पे कैपिटल है भी, तो इतना एंकरेजमेंट नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि इसका जो साइज ऑफ मार्केट है वो बहुत छोटा है। ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर वाज वेरी लो ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड। अगर साइज ऑफ मार्केट इतना छोटा है तो उसकी उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो गुड्स बनेंगे उसकी डिमांड कितनी कम होगी। तो इस इंसेंटिव को देखते हुए भी प्राइवेट सेक्टर ने कोई भी अपनी तरफ से कमी, क्योंकि ये इंसेंटिव था, ये जो कमी थी कि मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कितनी छोटी होगी, तो उसको इंसेंटिव नहीं मिल पा रहे थे, वो कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे थे प्राइवेट सेक्टर, इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था ऑब्जेक्टिव। अगर देखो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर वहीं एंटर करती है जहाँ उसे प्रॉफिट दिखता है। अब जब साइज ऑफ मार्केट इतना छोटा है तो प्रॉफिट तो होने से रहा। तो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव किसने पकड़ लिया? गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब जानते हैं कि अगर हमें इक्विटी चाहिए और सोशल वेलफेयर चाहिए, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी, और ये गवर्नमेंट जब भी अचीव कर सकती है जब वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में आ जाए इन द स्टेट ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में, जैसे ही वो एंटर करेगी। याद रखना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एक बार पहले भी बना चुके हैं, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए गए और इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को लाया गया। यानी कि 1948 का सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है आईपीआर फर्स्ट, और 38 अप्रैल 1956 को एक सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन इंडिया विच ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, जो बेस बना था सेकंड 5 ईयर प्लान का। समझ में आ गई? इसके अंदर, इस आईपीआर 1956 के अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में क्लासिफाई किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या था कि जो भी ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल स्टेट ओन्ड है। किसके ओन्ड है? कंप्रोमाइजेज ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली बाई स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में। ये जितनी भी 17 इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रेलवे हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑयल, शिपिंग, ये 17 इंडस्ट्री रिजर्व है हमारी स्टेट ओन्ड। शेड्यूल बी में हमारी 12 इंडस्ट्रीज़ हैं मेजरली, और ये मेजरली स्टेट ओन्ड है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया गया।
द स्टेट वुड टेक द इंसेंटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल शेड्यूल बी में आ गया था, जिसमें टोटल कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12। स्केड्यूल सी के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी थी ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी गई थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों के लिए ये कहा गया था कि अगर आपको इन इंडस्ट्रीज के अंदर रहना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ से लाइसेंसिंग राज का सिस्टम चालू हो गया था। The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of license के सिस्टम की मदद से। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लाइसेंस या लाइसेंसिंग राज अंडर इंडस्ट्रियल IPR 1956 के अंडर इंडस्ट्री लाइसेंसिंग राज आ गया था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग प्राइवेट सेक्टर अंडर कंट्रोल, जिससे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में रह सके, इसके लिए लाइसेंसिंग राज को लाया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो हमारे देश में आया था वो एक्चुअल में एक रिटन परमिशन है जो गवर्नमेंट से ली जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी अपनी इंडस्ट्री है और उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, अगर आपको गुड्स भी मैन्युफैक्चर करने हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो IPR 1956 के अंदर लाइसेंसिंग राज आया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी नई इंडस्ट्री जब तक अलाउ मत करना जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो गवर्नमेंट का। दूसरा, उन्होंने कहा था कि ईजियर हो जाएगा लाइसेंस लेना उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बैकवर्ड एरियाज़ में है, जो स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स एरिया में है, जहाँ पे अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, वहाँ पे सरकार उन्हें सब्सिडीज, टैक्स में बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी में लेस टैक्स, लो टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं हेल्पफुल कर रही है, कंसेशन दे रही है अगर कोई भी अपनी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरियाज़ में लगाता है। लाइसेंस की ज़रूरत जब भी है अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करना चाहें, आउटपुट बढ़ाना चाहें या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहें, इन सारे केस में लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी। समझ में आया? इसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। उन्होंने बताया कि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो छोटे छोटे स्टार्टअप प्लान कौन लाएगा, तो इसके लिए हमें छोटे प्लान के लिए, छोटे स्टार्टअप के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। 1955 डेट याद रखना, इसे कार्वे कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्वे कमेटी। क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है कि 1955 में विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें कार्वे कमेटी कहा जाता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन ये है कि अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, आपके असेट्स पर कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। 1950s के दौरान 5 लाख था, लेकिन अब बढ़ के उसकी लिमिट 1 करोड़ तक हो चुकी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब एक स्टार्टअप प्लान है। और उन्होंने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से होगा क्या, जनरली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मोर लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि छोटे स्टार्टअप प्लान होते हैं जो लेबर की मदद से काम करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड था नीड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। हम बिग फर्म से प्रोडक्शन ले सकते थे। कैसे? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में रिजर्वेशन कराकर और वेरियस कंसेशन देकर। क्या हमें बड़े बड़े फर्म से बचने के लिए भी सरकार, अब हमारे पास देखो, हम स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, तो हम कैसे टिकेंगे इस फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में? जब टिकेंगे जब हम बिग फर्म से प्रोडक्शन लेंगे। कैसे? अपने प्रोडक्ट्स में रिजर्वेशन लाकर। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कुछ कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स, और बैंक लोन भी देती थी। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, कार्वे कमेटी में जाते हैं, तो अगर आप छोटे छोटे स्टार्टअप प्लान लगाते हैं ना, तो सरकार आपको बहुत सारे कंसेशन भी देती है और प्रोडक्ट में रिजर्वेशन भी देती है, ठीक है। हमें बड़े फर्म से जब भी तो बचेंगे जब हमें रिजर्वेशन मिलेगा हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में, कि जो बड़ी बड़ी फर्म नहीं बनाएंगी, केवल और केवल वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।